अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आप न्यूज और आपके पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट वकार जमाकियानी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बैरून मुल्क से हमारे साथ साफ्ती मैदान में चमकती हुई सितारा महविश खान साहिबा मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से हम सुन रहे भी होते हैं, देख भी रहे होते हैं कि आपके दो नाम हमेशा हो रहे होते हैं, तो हम आपको किस नाम से पुकारे हैं, कि महविश जफर से पुकारे हैं या महविश खान से पुकारे हैं? तो ये है कि ये बताइएगा कि कौन सा नाम आप, क्या नाम है आपका, पहले सबसे पहले हमें अपना नाम बताइएगा। चले जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वकार साहब, आपको और हमारे देखने वाले को मेरा बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आज इस तरह से अपनी दिल की बातें करने का, दिल की बात करने का। हम लोग अमूमन दूसरों की बातें कर रहे हो, मतलब पूछ रहे होते हैं, उनसे करवा रहे होते हैं, हमें खुद बड़ा कम मौका मिलता है। तो आपने जहां तक नामों की बात की है, तो दोनों नाम ही मेरे हैं। महावश खान भी मैं ही हूँ और महविश जफर भी मैं ही हूँ। महावश खान की कहानी ये है कि ये मेरा सहाफती नाम है। जब मैंने अपनी सहाफत का आगाज किया था यूनिवर्सिटी लाइफ से, तो मेरे आर्टिकल्स वगैरह जो भी होते थे वो खान के नाम से छपते थे। फिर शादी हुई, शादी के बाद जर्मनी आई, जर्मनी आके जब मेरा सर नेम चेंज हुआ तो फिर वो महविश जफर हो गया। तो कभी मैं, मतलब अक्सर तो मैं महावश खान इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन चूंकि कई जगह ऑफिशियल नाम की जरूरत पड़ती है और जर्मनी में ऑफिशियल चीजें बहुत मायने रखती हैं, तो फिर मुझे वहां महविश जफर का इस्तेमाल करना पड़ता है जी। अच्छा, यानी ये दो नामों वाली आप एक वाहिदी हैं। अच्छा मैम, बड़ा हमें प्राउड फील होता है जब आप यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, जब आप साफ्ती मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही होती हैं। तो बताइएगा कि ओवरसीज में जब साफत का आपने कैरियर आवाज किया, बड़ा टफ होता है, वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, खास करके खवातीन के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है घर को मेंटेन करना, अपने हस्बैंड को मेंटेन करना, फिर वहां पर जाहिर सी बात है बहुत सारे काम काज भी होते हैं। तो किस तरह से आपको साफत को अभी वहां पर जर्मनी के अंदर खुद वो उसको मेंटेन कर रही हैं, घर के काम काज? तो ये जरा आज हमें अपनी दिल के हालात जरा बताएं। वकार, एक्चुअली तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर में कोई खास मुश्किल नहीं आई, क्योंकि बहरहाल मैंने अपने जो है ना वो एक लंबा वक्फा इंतजार किया अपने करियर में वापस आने के लिए। क्योंकि जब मैंने मैस कम्युनिकेशन किया उसी दौरान जो है मैंने अपना जो कॉलम निगारी वगैरह मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती ही हैं। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खत्म की तो एज अ स्क्रिप्ट राइटर जो है वो एक छोटी सी जॉब की, और उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं शादी करके जर्मनी आ गई। उस वक्त मेरे जहन में कोई ऐसा खास था भी नहीं कि मैंने कोई जॉब करनी है या मैंने कुछ ऐसा करना है फील्ड में जाके कुछ करना है। ये तो वक्त और हालात के मामलात ऐसे हुए। हाँ, बहरहाल ये है कि जब मेरे बच्चे कुछ बड़े हुए और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा, तो फिर मुझे जो लगा कि हाँ, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे माशाल्लाह से 12 साल मैंने किचन में गुजारे और उसके बाद दोबारा से फील्ड में आई हूँ जी। ये किचन कॉर्नर में बड़ी आप एक्सपर्ट हैं, हम देखते रहते हैं आपकी बहुत सारी वीडियोस और मुख्तलिफ चैनल्स पे आपके किचन के हवाले से भी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा आपके किचन के हवाले से भी कोशिश करेंगे। अच्छा मैम, बताइएगा कि साफत का आगाज आपने साफत ही क्यों चूज किया? आप टीचर भी बन सकती थी, आप डॉक्टर भी बन सकती थी, और दीगर शोबे भी आप चूज कर सकती थी। साफत के लिए चूज करना क्या कोई मकसद था इसके पीछे? देखिए, इंसान को हमेशा वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला जो उसको देता है ना, वही उसके लिए बेस्ट होता है। और मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही है कि मैंने इसको चूज नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए मुकर्रर की गई थी ये चीजें। मैं कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन वहां पे जो है वो कोई ऐसे हालात पैदा हो गए, हम भी ना समझ थे कि हम टाइम तक उस दाखिले के वक्त तक हम वहां तक पहुंच नहीं सके, और वो चीज हमारी मिस हो गई। फिर जो है वो कॉलेज शुरू किया। कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो टाइम गुजारा, और यूनिवर्सिटी का बहुत शौक था कि यूनिवर्सिटी में बस एंटर होना है, बेशक कैसे भी हो जाए। उन्हीं दिनों जो है वो जरा, अगर आपको कोई अच्छे से गाइड कर दे, वकार, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, इंसान एक ही जगह पे गोल गोल घूमता रहता है जब तक कि उसको पता ना हो कि उससे जाना कहाँ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इंटर किया तो मुझे बहुत अच्छे गाइड करने वाले, मेरी रहनुमाई करने वाले मिल गए लोग। और उन्हीं दिनों में मैस कम्युनिकेशन जो है ना वो एक तरह से सहाफत तो ज़ाहिर है हमेशा से ही थी, लेकिन मैस कम्युनिकेशन उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फिर एडवर्टाइजिंग, इसको शामिल करके उन्होंने एक कंबाइन जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया। एक डिपार्टमेंट था मैस कम्युनिकेशन का, उसमें फिर मुझे सबने गाइड किया कि आपने जो है ना ये चीजें हैं। उसमें मैस कम्युनिकेशन था, इंग्लिश लिटरेचर था, सोशियोलॉजी थी, और एक दो और सब्जेक्ट से 5 ऑप्शंस होते हैं।
जी तो इन बिल्कुल, खास ऑप्शंस में कर जो, होता है कि जब आपका कोई पैशन, आपकी कैरियर भी बन जाए तो वो करने और वो बड़ा मजा भी फील होता है, और उसमें जॉब भी होती है और आप करने में एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी मैम, मतलब ये मेरे, जी बोले। एज ओवरसीज जर्नलिस्ट आप क्या आप ऐसे समझती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है? कैसे आप माशरे की खिदमत कर सकती हैं अपने ओवरसीज भाइयों की, जो बहन वहाँ पे हमारा कम्युनिटी है ओवरसीज की, उनकी कैसे आप खिदमत कर सकती हैं और कैसे कर रही हैं? जी वकार, मैं मेरा सहाफत का आगाज करने का मकसद यही था कि मैं अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकूं। मेरे अंदर का पैशन यही था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे जो है वो नोट किया, तो मुझे लगा कि हमारा मुल्क मतलब वही कि नेगेटिव चीजें तो बहुत ज्यादा जो है वो हाईलाइट की जा रही है, लेकिन पॉजिटिव चीजें जो है वो, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में एक जरा सा कुछ होता है और वो इतना ज्यादा फैल जाता है। तो बहरहाल दुनिया में नुकसान तो बड़ा अच्छा संगीन और है बुरा, हर जगह। जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ चलता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए काम करना है। और इसी सिलसिले में, इसी वजह से फिर मैंने दोबारा से सहाफत में आने का सोचा, क्योंकि मैं चाहती थी कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ जो है ना वो अब बड़ी तेजी से जो है ना वो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, वो आ रहे हैं। पिछले समझ लें एक दिहाई में, एक कह लें या डेढ़ कह लें या दो कह लें, इस दिहाई में जो है ना बड़ी तेजी से जो है पढ़े लिखे लोगों ने जो है ना वो जर्मनी का रुख किया, मेरे अपने मुल्क के लोगों ने। तो मुझे लगा कि मेरा मुल्क के लोग जो माशाल्लाह इतने काबिल हैं, इस स्टेज पर जाके वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बीएमडब्ल्यू का कोई वो बन के बैठा हुआ है, कोई साइंटिस्ट बन के बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, हमारी जो हमारा सिफारत खाना है वहां इतना कुछ हो रहा होता है, कश्मीर खासकर कश्मीर के हवाले से, लेकिन वो दुनिया के सामने उस तरह से नहीं जा रहा होता। फिर यहाँ पे हमारी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के हवाले से इतने इवेंट्स करती है, तो बिल्कुल। कश्मीर तो वैसे ही हमारे दिलों के बहुत करीब है। तो फिर मुझे हुआ कि, और मैं आपको ये बताऊं, फर्स्ट जो मैंने किया था अपनी कम्युनिटी का इवेंट जो कवर किया था, वो कश्मीर ही था। तो ये सारी चीजें थी, मैं चाहती थी लोगों को पॉजिटिव रुख दिखाऊं दुनिया का, अपने मुल्क का और अपने लोगों का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तहरीक के हवाले से, तहरीक आज़ादी के हवाले से स्पेशली हम सब ने कोशिश करनी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हम ओवरसीज की बात करें, सऊदी अरेबिया में बात करें, अगर अभी जिस तरह आप यूरोप में हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहती है। और क्योंकि कश्मीरियों को, जो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हैं, उनके जो हकूक हैं वो उस तरह से उनको नहीं दिखाया जाता, इंडियन मीडिया उनको सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह जो वहां पर जुल्म सितम हो रहे हैं हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर, वो इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको हाईलाइट भी करें और उनके जो तहरीक के हवाले से भी काम करें। बहुत अच्छा आप कर रही हैं। कौंसलेट के हवाले से मैडम बताइएगा कि वहां पर आप क्या समझ रही हैं, देख रही हैं, क्या वो कम्युनिटी के लिए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें उनके लिए मददगार साबित हो रहा है? वहां पर उनको क्या मुश्किलात परेशानी आपको नजर आ रही हैं? वकार, चूंकि मैं जो है वो काफी अरसे से जो है ना उनके साथ, मतलब उनके वो तो नहीं हूँ मैं लेकिन उनके अल्हम्दुलिल्लाह उनके प्रोग्राम्स वगैरह की कवरेज के लिए मैं जाती हूँ, वहां होती हूँ। तो अभी जो है वो आपको पता है कि वो जो खुली कचहरी जो है ना, वो वहां शुरू, हर एम्बेसडर ने जो है ना इस चीज को शुरू किया था। हर एम्बेसी में ये होता था, फिर कोरोना आ गया, फिर वो ई कचहरी शुरू हो गई, लेकिन ये कि अब कोरोना का वो जोर टूट गया है, तो दोबारा से खुली कचहरियां शुरू हो गई हैं। लोगों को जो मसले मसाइल होते हैं वो खुली ऑफर होती है कि आप आके हमसे बात करें। बाकी देखिए, बात फिर वही है कि जिनके मसले हल हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सारी चीजें, जिनके मसले हल नहीं हो पाते उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, वो खुद उनके अपने पर्सनल मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी हर चीज का तो मसला हल नहीं कर सकती ना, हर तरह का। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें जो है ना, अब आप खुद सोचे कि अगर किसी का बे फॉर्म ही नहीं है तो एम्बेसी इससे आगे और क्या करेगी। डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी होनी चाहिए ना, ये है कि वहां जी पर ये है कि जी एक्टिवली वहां पर रिस्पांस मिलना चाहिए, बाकी तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, एज अ खातून बिल्कुल। मैडम, आजकल मरीम नवाज साहिबा बड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं सियासत में, उनके हवाले से मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि वो हालिया बयानात में उन्होंने बड़ा एक वो पेन के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस्त्री करती रही जेल में, मुश्किलात काटी उन्होंने। तो क्या समझती हैं, आपने कभी ट्राई किया है पेन से इस्त्री करना? और एज अ खातून मुझे बताइएगा। नहीं वकार, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं पाकिस्तान में थी तो ठीक है, लोड शेडिंग होती थी, लेकिन इस हद तक तो कोई ऐसा मामला नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से मैं जर्मनी आई हूँ, ज़ाहिर है माशाल्लाह मुझे तकरीबन 19 साल होने को है, 18 साल मुझे हो चुके हैं। तो मुझे तो कभी ज़ाहिर है यहाँ पे तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये जान के कि फ्राई पैन से भी इस्त्री हो सकती है। तो ये मेरे लिए बड़ा ही एक नई इंफॉर्मेशन थी। तो मुझे तो मतलब समझ नहीं आई कि ये मतलब वाकई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो तजुर्बा मैंने किया था, तो उस हवाले से मैं तजुर्बे के हवाले से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी
کہ فرائی پین سے استری کرنے سے پہلے فرائی پین کو نیچے سے اچھے سے صاف کر لیجیے گا. اچھا اچھا، یہ آپ کا ایکسپیرینس یہ رہا. اچھا میم، ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا کچھ دن پہلے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو کچھ جو ڈنکی لگانے کے ہمارے ذرا پاکستانی بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، جو نوجوان نسل ہے، کچھ کوئی ایک آدھ دوست وہاں چلا جاتا ہے اور وہ اس طرح کی ان کو وہاں سے وہ موٹیویشنز آ جاتی ہیں. اور وہ جو کیونکہ آج کل پاکستان کے حالات اگر دیکھیں تو یہاں پر ڈکیتیاں اور مہنگائی کی وجہ سے وہ بے شمار مشکلات ہیں. تو کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا یہاں پر ہمارا ان کو فیوچر یہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا کہ کوئی 45 کے قریب نوجوان تھے جو کشتی میں سمندر کی نظر ہو گئے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ یہ کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کیا آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں وقار، یہ مطلب اس بات سے تو میں انکار نہیں کرتی کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملات کس طرف جائیں گے. نا کہتے ہیں نا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو لوگوں میں مایوسی اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں. لیکن دیکھیں جو حالات تو اب خراب ہے نا، یہ معاملات تو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا جو وہ ہے نا، میں سوری ٹو سے مطلب میری بات سے ایگری کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن اس میں بہت بڑا جو رول ہے نا، وہ ہمارے اپنی ناشکری کا بھی ہے. ہمیں جو ہے نا، اللہ نے 2 وقت کی روٹی کا وعدہ کیا، لیکن ہمیں دنیا کی آسائشیں بھی چاہیے. اور گجرات جو ہے، میں نے چونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جو یہ گجرات سے جرمنی میں بہت لوگ ہیں گجرات کے، جو کہ کہتے ہیں کہ گجرات تو اب وہ گجرات ہے کہ جو کراچی کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ ظاہر ہے اگر یہاں سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بڑے بڑے پلازا وہاں موجود ہیں، تو جابس نوکریاں بھی تو نکل رہی ہوں گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف وہاں سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. غربت سے انکار نہیں ہے، لیکن اچھا دوسرا جو فیکٹر ہے، مین فیکٹر یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ جو ہائی لائٹ کیا ہے. وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر جو ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے کیسے بھی پہنچ کے جو ہے نا، وہ پھر اپنی مطلب سوری ٹو سے لیکن یہاں کسی نہ کسی جرمن کو جو ہے وہ دوست بنا لیں گے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گھومیں گے پھریں گے اور اس کے ساتھ 2-4 تصویریں کھنچوا لیں گے. نکاح کر لیں، بہت اچھی بات ہے، نکاح تو بہت اچھی بات ہے. لیکن بہرحال پھر وہ سوشل میڈیا پہ اپنا لائف اسٹائل جب وہ لگاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ واو، یہ ہے زندگی، ہم تو بلا وجہ یہاں بیٹھے ہوئے. پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر وہاں سے نکلتے ہیں. اور یہ تو ظاہر میں بھی صحافی ہوں، آپ بھی صحافی ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے، یہ کہانیاں آپ نے بھی سنی ہیں، یہ کہانیاں میں نے بھی سنی ہے، کس طرح سے گھر بار زمینوں کو بیچ کر یہ لوگ نکلتے ہیں جو پیسے دے کر وہاں سے آتے ہیں. تو مطلب اگر آپ جو ہے وہ زمینیں بیچ کر 8-10 لاکھ روپے جمع کر کے کسی کو دے کر یہاں تک آ سکتے ہیں، تو اسی 8-10 لاکھ میں آپ اپنے ملک میں بھی تو کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں نا. میں یہ نہیں مانتی کہ اس ملک میں آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بنجر زمین ہے، یہ میں نہیں ایکسپٹ کر سکتی. جی ٹھیک. تھینک یو سو مچ میم، بہت ہی اچھا ٹائم آپ نے دیا، اور بڑی انفارمیشن باتیں بھی آپ سے دیکھنے کو سننے کو ملی. تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اگلے پروگرام نیکسٹ ان شاء اللہ پھر کسی دن آپ سے ایک سیشن رکھیں گے اور آپ سے مزید مزے کی باتیں کریں گے. بہت شکریہ. تھینک اللہ حافظ. السلام یو. علیکم.